बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आज इसराइली 2 फ़ौजियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो ईरानी एजेंटों के लिए काम करते थे। आयरन डूम के हवाले से उन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक की है। इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखने से पहले आज नाज़रीन एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी आज खुशखबरी है कि तकरीबन 15 माह से जारी इसराइली जहरियत के दौरान अपने घरों से बेदखल होने वाले जो फ़लस्तीनी थे, आज अपने इलाकों को लौटना शुरू हो चुके हैं। ये फ़लस्तीनी तारीख़ में एक अहम संग-मील है। 1948 में इसराइल के क़याम के लिए फ़लस्तीनियों को बड़े पैमाने पर उनके इलाकों से बेदखल किया गया था और फ़लस्तीनियों के की इस बेदखली को नकबा कहा जाता है। अरब मीडिया के मुताबिक के नकबा के बाद आज पहली मर्तबा बेदखल किए गए फ़लस्तीनी अपने घरों को, अपने इलाकों को वापस वो लौट रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 जारी रहने वाली इसराइली जुल्म और सितम और जहरियत के नतीजे में गजा में तकरीबन 19 लाख अफराद अपने घरों से बेदखल हो चुके थे और ये गजा की आबादी का 90% हिस्सा था। जो इसराइल ने जो बमबारी की, जो जुल्म और सितम किया, बेगुनाह कई लोगों को शहीद किया गया, लेकिन उसी दौरान कई लोग बेदखल हो गए जिनकी तादाद 19 लाख थी, जो गजा की आबादी का 90% हिस्सा था। अरब मीडिया के मुताबिक इनमें से 6 लाख से ज़ायद अफराद का ताल्लुक शुमाली गजा से है, जो अपने घरों की जानिब अब वापस आना शुरू हो चुके हैं। तो ये हमास के मुजाहिदीन की हिकमत अमली, सब्र और इस्तिकामत का एक नतीजा है, एक फल है, जो आज गजा के लोगों को मिला है। और ये हमास के मुजाहिदीन ने बहुत ही बेहतरीन हिकमत अमली के साथ, ये कामयाबी के साथ उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेदखल किए गए लोगों को वापस घरों की जानिब लेकर आने में कामयाब हो गए। वहीं साथ-साथ कई अरसे से 40-40 साल से इसराइल के जेलों में ज़ुल्म और सितम बर्दाश्त करने वाले जो कैदी थे, जो फ़लस्तीन के मासूम लोग वहाँ कैद थे, उनको अब रिहा करवाने में कामयाब हो चुके हैं हमास के मुजाहिदीन। यानी एक के बदले 30, 35 और 33 के करीब जो हैं, वो लोगों को रिहा करवा रहे हैं। जैसे कि 3 इस्राएली ख़वातीन के बदले में उन्होंने 90 फ़लस्तीनियों को रिहा करवा दिया। फिर 4 के बदले उन्होंने 200 फ़लस्तीनियों को रिहा करवाया, जिनमें तकरीबन 40 साल से कैद फ़लस्तीनी लोग भी थे। और सबसे मतलब उम्र रसीदा एक शख्स है, जिसकी उम्र 69 साल थी, 69 ईयर उसकी ओल्ड थी, उसको रिहा करवाने में कामयाब हो गए। तो ये हमास के मुजाहिदीन की हिकमत अमली और एक बहुत बड़ी फ़तह है, इसमें दो राय नहीं है कि एक सुपर पावर के खिलाफ एक ग्रोह ने एक लड़ाई लड़ी अपने खित्ते के खातिर और उस मुज़ाहिमत को एक बहुत बड़ी फ़तह नसीब हो गई। इसको कहते हैं ईमान की ताकत, इसको कहते हैं सब्र और इस्तिकामत, जो आखिरकार उनको फ़तह इसी शक्ल में मिल रही है कि उनके लोग वापस घरों की जानिब आ रहे हैं और उनके कई अरसे से एक बहुत बड़े डायलॉग के बाद भी, जैसे कज़ाफ़ी ने बड़ी कोशिश की कुछ कैदियों को छुड़वाने में, जो फ़लस्तीन के, वो भी कामयाब नहीं हुए थे। जो हमास के मुजाहिदीन ने इसको मुमकिन बनाया है, तो एक बहुत बड़ी ये फ़तह थी। आज लोगों को जिस भीड़ में आते हुए देखकर यकीन कीजिए बहुत खुशी हो रही थी। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर ये है नाज़रीन, आज इसराइल ने 2 इस्राएली फ़ौजियों की तस्वीरें उन्होंने पब्लिक की है। बाकायदा मीडिया में उसको उन्होंने बाकायदा इस पे खबरें चलाई हैं, उसको ब्रेक किया है, मीडिया के सामने तशहीर की है और ये कहा गया है कि दोनों जो इस्राएली फ़ौजी थे, इन्होंने ईरान के एजेंटों के लिए काम किया है और इन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक की है और उन्होंने ईरान के लिए काम किया है। और एक के ऊपर तो ये भी इल्ज़ाम है कि वो बाकायदा ईरान के लिए काम करते थे और मुख्तलिफ दीवारों में रूहुल्लाह के बच्चे के नारे वो तहरीर करते थे। ये उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन $2500 की रकम अब तक उनको मिल चुकी थी और ईरान की जानिब से, और वो ईरान के लिए काम करते थे। और यकीनन ईरान के लिए काम करने का यही मतलब है कि वो हिज़्बुल्लाह के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, वो हमास के मुजाहिदीन के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, क्योंकि हमास हो या हिज़्बुल्लाह हो, इनके लिए सपोर्ट हमेशा से ईरान की रही है और ईरान ने बहुत कीमत चुकाई है दोनों के लिए। ये दोनों बिलख़ुसूस हमास और हिज़्बुल्लाह के लिए ईरान ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो यूँ ईरान के लिए भी काम करने वाले इसराइल के अंदर कई एजेंट मौजूद हैं। अब इसकी एक ज़िंदा मिसाल तो ये है कि आप अंदाज़ा करें, इसराइल की सबसे बड़ी नाकामी, इसराइली फ़ौज की नाकामी, मोसाद की सबसे बड़ी नाकामी का आप अंदाज़ा कर लें कि उनके कई लोगों को यरगमाल बनाया हमास के मुजाहिदीन ने और आज तक उसका पता चलाने में वो कामयाब नहीं हुए हैं कि उन यरगमालियों को हमास के मुजाहिदीन ने कहाँ रखा है।
कौन से उन्होंने मुख्तलिफ जो अंडरग्राउंड जगह बनाई वहाँ रखी है। अभी तक इतनी बमबारी के बावजूद भी 15 माह से ये पता करने में वो कामयाब नहीं हुए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब भी उनको पता चलता था कि फलां इस सुरंग के अंदर जो है उन्होंने यरगमालियों को रखा है, जो ही इंफॉर्मेशन पहुंची थी वहां जो ही वो छापा लगाते थे, हमास के मुजाहिदीन उससे पहले ही वहां से निकाल के दूसरी जगह में शिफ्ट कर लेते थे। तो इंफॉर्मेशन तो कहीं से लीक हो रही थी, कोई तो इंफॉर्मेशन इसराइल के फौजियों तक तो पहुंचा रहा था, और फिर वहां से उनकी जानिब से जो रिएक्ट होने वाला था उस हवाले से कोई तो हमास के मुजाहिदीन को बता रहा था। तो जो आज तक कामयाबी के साथ हमास के मुजाहिदीन ने उसको पकड़ना नहीं दिया, ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। तो इसी के साथ-साथ ये इन दोनों फौजियों के ऊपर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने आयरन डूम के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी है। जो डिफेंस सिस्टम है, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो ईरान के लिए इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे थे। तो अब इनका कहना है कि इसराइल का कि देखें हमारे हथियारों का कोई इश्यू नहीं है, हमारे हथियार बेहतरीन थे, हमारा आयरन डूम सिस्टम बेहतरीन था, लेकिन ये जो एजेंट थे, ये जो काम करने वाले थे एजेंटों के लिए ईरान के, इनकी वजह से इन्फॉर्मेशन जो है उन तक पहुंचाई गई, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंच चुका है। और इसराइल ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो हैं ये जो एजेंट्स थे इनके के हवाले से हम इंकशाफात करने वाले हैं, उनकी तस्वीरें लीक करेंगे, उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में हम ला सकते हैं। अच्छा, ये मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसराइल ने ये जो 2 एजेंटों के हवाले से जो कहा गया कि ईरान के लिए काम कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ईरानी और हिज़्बुल्लाह के लोगों ने इसराइल के लिए काम किया है। मेरे ख़्याल में ये इसराइल के तो 2 फ़ौजी हैं, लेकिन आप लोग अंदाज़ा करें कि इससे ज़्यादा हिज़्बुल्लाह के अंदर भी जो लोग थे, और फिर ईरान के अंदर भी, उनकी फ़ौज के अंदर भी लोगों ने इसराइल के लिए काम किया है। कि वो इसलिए कि आप लोगों को मालूम है कि इस्माइल हानिया की शहादत कैसे हुई है। इस्माइल हानिया जिस कमरे में उसने सोना था, जहाँ उनके लिए रिहाइश के लिए बंदोबस्त किया गया था उस रात ईरान में, उसकी इन्फॉर्मेशन मोसाद तक पहुँचाई गई। फिर मोसाद के एजेंटों ने वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए, और जिस कमरे में इस्माइल हानिया ने सोना था, उस कमरे के अंदर उन्होंने डिवाइस फिक्स कर लिया, और फिर उसका उसका जब फ़ैन खराब हो जाता है, तो फिर उसको वेट करवाया जाता है, और फिर दोबारा उसको उसी कमरे में लाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जाता है, और फिर वहाँ लाने के बाद उसको शहीद किया जाता है। तो ये आप इससे अंदाज़ा करें, इसका मतलब है कि इस्राएलियों से ज़्यादा जो हैं, वो ईरान के कई लोग काम करते हैं इसराइल के लिए, जो इस्माइल हानिया जैसी शख्सियत को वो शहीद करवाने में कामयाब हो गए। फिर उससे भी आप आगे निकलें, ये जो पेजर और फिर ये जो वॉकी टॉकीज़ पे जो हमले हुए, इसमें तो कहीं न कहीं मतलब कोई न कोई तो काम किसी ने तो कोऑपरेट किया है ना मोसाद के लिए, काम तो किया है। फिर आप अंदाज़ा करें कि कैसे उन्होंने हसरत नसरुल्लाह जैसे मुजाहिद की इन्फॉर्मेशन सारी लीक की। वो कहाँ रहते हैं, कौन-सी इमारत में हैं, और कितना ज़ोरदार धमाका होना चाहिए कि उसकी शहादत कन्फर्म हो सके। ये इन्फॉर्मेशन सारी उन तक पहुँचाई गई। फिर इसी वजह से ये कामयाबी उनको मिल चुकी है। तो कहने का मतलब है कि ये इसराइल के लिए भी काम करते हैं और ईरान के लिए भी काम किया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये है कि अब इसराइल आहिस्ता-आहिस्ता अपनी नाकामियाँ तस्लीम कर रहा है। एक तो गज़ा के लोग वापस आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी नाकामी। गज़ा को छोड़ना पड़ा, ये नाकामी। अब लबनान से उनको निकलना पड़ेगा, ये नाकामी। ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब था, वो अब चकनाचूर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सब क्रेडिट जाता है मुज़ाहिमत को, उस सब्र इस्तिकामत को, जो तवील अरसे तक हमास और हिज़्बुल्लाह के लोगों ने इसको फेस किया है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।